नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म प्राची मिश्रा ऑफिशियल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अगेन हमारे सबसे प्यारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। देखो, नेपाल जब से बालेन शाह आए हैं काफी सारी चीजों की वजह से चर्चा में रहा है। पहले भी चर्चा में था क्योंकि केपी ओली चाइना की साइड थे तो कोई ना कोई यहाँ पे स्टेटमेंट देते रहते थे। बालेन शाह से हमें ये उम्मीद थी कि भैया जनजट प्रोटेस्ट के बाद इनको जनता ने चुना है, यूथ ने चुना है, तो ये कुछ बेहतर नेपाल में आकर के करेंगे। हालांकि बेहतर करते हुए नजर भी आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी सेम वही ढर्रा अपनाया कि भाई लिम्पियाधुरी हो गया, उसको लेकर के विवाद करना है, लुपलेक दर्रे को लेकर के विवाद करना है, कभी विवादित नक्शा नेपाल का जारी कर देना है। तो इस तरीके से काफी सारे विवाद हुए। लेकिन अभी जो नेपाल चर्चा में है वो इसलिए है क्योंकि नेपाल वापस से हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे अब जनजट प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू है। किसको लेकर के? इसको हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के। ये घटना हमारी तब शुरू होती है जब एक मस्जिद पर चढ़ करके उसमें आग लगा दी जाती है और कहा जाता है कि ये जो नेपाल है ये हिंदुओं का है और ये पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा, बालेन शाह की जो एक्टिविटीज है उसमें भी ये दिखाई देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बालेन शाह है वो इसके समर्थन में नहीं है। इनके कुछ फैसले हो जाते हैं, इनकी एक्टिविटी हो जाती है, इससे पता चलता है कि ये भी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जनकपुर में हिंदू राष्ट्र के लिए गृह मंत्री गुरुना ने सहमति दे दी है। तो ये शुरू हो चुका है मामला कि भैया ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और इसमें कोई भी अन्य समुदाय के लोग शामिल नहीं होंगे। स्पेशली बात करें तो मुस्लिम की। और इसको लेकर के देखो कैसे यहाँ पर वापस से ये एक्टिविटी शुरू हुई है जनजट वाली। व्हाट इज द बिहाइंड द कम्युनल क्लैश इन नेपाल? तो कम्युनल क्लैश से ये सारी चीजें शुरू होती हैं और उसके बाद मस्जिद में आग लगने के बाद ये मामला काफी ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि नेपाल में एक डेथ भी हो गई थी इसी वायलेंस के कारण। उसके बाद सेना तैनात करी गई नेपाल में कि भैया इस तरीके की एक्टिविटी ना हो। और आगजनी के बाद मुद्दा काफी ज्यादा गहराया है क्योंकि 3 लोगों की डेथ हिंदू मुस्लिम मिलाकर के हुई है। अब पहले तो पूरी घटना को एक बार विस्तार से समझेंगे। हिंसा की शुरुआत हो जाती है 26 जुलाई से। 26 जुलाई को होता क्या है कि कोशी प्रांत में एक हमारा था सुनसरी जिला, यहां पर है देवागंज। ये यहाँ पे धार्मिक समारोह एक हमारा चल रहा होता है और इसमें हिंदू और जो मुस्लिम युवक हैं इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी धार्मिक चीज को लेकर के। और ये विवाद इतना ज्यादा गहरा लेता है कि पूरे नेपाल में इसकी आग जल जाती है कि देखो ये जो है हिंदू राष्ट्र है, हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है और किसी अन्य जो चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो जाए या कोई अन्य समुदाय हो जाए वो हम पर प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता है। स्थिति बिगड़ती है, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। 30 जुलाई 2026 को क्या होता है? बालेन शाह फाइनली इस मुद्दे को एड्रेस करते हैं और वो नेपाल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भैया हम शांति चाहते हैं, हम संयम चाहते हैं और हम सामाजिक सद्भावना बनाए रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कतें हो। सुनसरी सहित अन्य प्रभावित जिलों में हिंसा ने गंभीर रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को अफवाहों, गलत सूचना इसने बचने के लिए कहा। उन्होंने बोला कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की इजाजत देती है, तो इसलिए आप ये ना कहें कि भाई जो दूसरा धर्म है वो यहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकता या फिर प्रोसीड नहीं हो सकता है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर आपका सलहारी, धनुषा, रिहासा और सप्तसरी ये जिले इस समय कर्फ्यू से प्रभावित चल रहे हैं। मधेश और कोशी प्रांत दक्षिणी मैदानी क्षेत्र यहाँ पर केंद्र रहा है हिंसा का। हिंसा में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। 31 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता है, 21 वर्षीय जयप्रकाश मेहता है, 15 वर्षीय गणेश यादव जी हैं। ठीक है, चलो अगर मैं नेपाल की हिस्ट्री की बात करूं तो क्या नेपाल पहली बार ऐसा है कि हिंदुत्व को लेकर के या हिंदू राष्ट्र बनने को लेकर के डिमांड कर रहा है? नहीं। जब केपी ओली की सरकार थी तब भी नेपाल में ये मांग उत्पन्न हुई थी कि जो नेपाल है वो एंशिएंट टाइम से हिंदू राष्ट्र रहा है और अभी भी नेपाल को हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। जैसे कि समय समय पर भारत में ये कहा जाता है कि भारत को पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। राइट, चलो नेपाल्स एथिक Mendenesis denounces ruling the class रेसिज्म। अब देखिए द एथनिक स्प्रेड की बात करें तो जो की कम्युनिटीज है नेपाल की एंड जोग्राफिकल एरिया जो डोमिनेट कर रही है ये काठमांडू हो जाता है। यहाँ पर आपको जो येलोइश में दिखाई दे रहा है ये पहाड़ी पॉपुलेशन है जो 31% की हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपके जान जनजातीस हो जाते हैं, ये 31% की पॉपुलेशन हो जाती है जो ब्लू से आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है हमारे मधेसिस, 28% पॉपुलेशन इनकी हो जाती है जो आपको थोड़े से रेडिश वाले इलाके में यानी कि इस इलाके में दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हीं में हमारे कुर्मी आ जाते हैं, इन्हीं में हमारे बनिया आते हैं, इसी में यादव आ जाते हैं। ये जो मधेसिस है ना यही सारे हैं हमारे, और यहीं पर हमारी क्लोज टाइज इंडिया और इसके जो टेराई लैंडोर्ड है इनके बीच में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अब ये
3 क्लासिफिकेशन है ज्योग्राफिकली, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अगर हम पहाड़ी की बात करें तो इसमें ब्राह्मण आते हैं। और क्लासिफिकेशन की अगर देखें तो भैया जो हमारे पहाड़ी हैं और जो हमारे जान अजातीस हैं, ये दोनों ही सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ब्राह्मण है, इसमें क्षेत्रीय है, ठकुरई है, ये सब आ जाते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो तमांग, मगहर, ये सारे क्रॉस आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारे कुछ शेरपा हैं वो भी इसी के तहत आ जाते हैं। तो इन दोनों की पॉपुलेशन इक्वल है, इसलिए दोनों अपने आधिपत्य को लेकर के यहाँ पर बार बार विवाद करते रहते हैं। अब देखो, हिंदू संगठन जो है, इन्होंने एक ज्ञापन में कुछ मांगे प्रस्तुत करी। इनका बोलना है कि नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, 3 महीने के भीतर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। इसमें जो धार्मिक जुलूस हैं, इसमें हथियारों का जो प्रदर्शन किया जाता है, हम देखते हैं ना मुहर्रम वगैरह निकलती है तो तलवार वगैरह ये सब प्रदर्शित होता है, इसको बंद कर दिया जाए। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर जैसे कि नमाज वगैरह पढ़ते हैं, इसको बंद कर दिया जाए। और हालिया हिंसा से जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर मस्जिदें हैं, उसको तोड़ दिया जाए। अब ये संयुक्त हिंदू मोर्चा है, इन्होंने पूरी तरीके से अपना ये पत्र जारी किया है और इस पर काफी सारे जो पॉलिटिकल मेयर्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिया। यानी कि वहां की पॉलिटिक्स सपोर्ट कर रही है इस मूवमेंट को कि हाँ, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर मुस्लिम जो आपकी पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा माइनर हो जाती है। इसलिए एंग्री सेफरन, द बुद्धिस्ट पीएम रूल्ड नेपाल, अ हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन बोलबम वाज टारगेटेड विद द हैवी स्टोन प्लांटिंग बाय मुस्लिम मॉब्स इन सुनसरी। और ये देखने को मिलता है कि कई बार क्या होता है कि जब हिंदू लोग कावड़ वगैरह लेकर के जा रहे होते हैं या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं, तो जो मुस्लिम लोग हैं उन पर स्टोन और इस तरीके की चीजें करना चालू कर देते हैं, जिससे भी ये मामला हमारा एक बार सुगबुगाहट में आया, चीजें बहुत बड़े लेवल पर हुई। एंड देन इसके बाद फिर बालेंशाह और फिर झंझट प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें चीजें बैलेंस की गई और वो थोड़ा कुछ समय के लिए हमारा शांत हो गया था, जो हिंदू राष्ट्र वाला मुद्दा था, क्योंकि पूरा का पूरा वो शिफ्ट हो गया था झंझट आंदोलन में। लेकिन अब ये जो जंदी प्रोटेस्ट है, इसको लेकर के यहाँ पर हो रहा है। चलिए, नो ऑल अबाउट द ओपन इंडिया नेपाल बॉर्डर, तो थोड़ा सा हम इंडिया और नेपाल बॉर्डर के बारे में भी जांच लेते हैं कि ये हमारा पूरी तरीके से नेपाल है। अगर मैं सिक्किम से बात करूं तो ये 99 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड से 263 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से 560 और बिहार से 279 तथा वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है 100 किलोमीटर्स का। तो ये हमारा चारों तरफ से ही घिरा हुआ है। एक तरह से चारों तो नहीं, एक इधर साइड हो जाता है चाइना का बॉर्डर, लेकिन बाकी जितने भी क्षेत्र हो जाते हैं ये घिरा हुआ है किससे? भारत से घिरा हुआ है। भारत के साथ कुल ये 1751 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। तो यानी कि हमारा इनके साथ कोई वीजा वगैरह वाला सिस्टम नहीं है, आवाजाही आराम से होती रहती है। हमारे पशुपतिनाथ जी जो है वो कहां पर हो जाते हैं? ऑफकोर्स नेपाल में हो जाते हैं। तो हिंदू संस्कृति का एक बहुत बड़ा गढ़ नेपाल है, भारत से लोग नेपाल जाते हैं इसके लिए। तो भारत से भी इनको समर्थन इस चीज का मिल रहा है। जो लोग बॉर्डर एरिया में रहते हैं वो इसके समर्थन में है कि हाँ भैया ये हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। क्योंकि नेपाल बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ मदरसे जो उत्तर प्रदेश के इलाके में पड़ते हैं, वहां पर इलीगल एक्टिविटीज देखने को मिलती है कि भैया फंडिंग वगैरह हो रहा है, हवाला का पैसा आ रहा है, वो टेररिज्म एक्टिविटीज में जा रहा है। ठीक है, नेपाल आज संघीय लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य जरूर हो जाता है, लेकिन लगभग 240 वर्ष पहले अगर मैं बात करूं तो ये 1768 की अगर हम बात करते हैं और 2008 तक बात करते हैं तो ये हमारा हिंदू राष्ट्र था। ठीक है, यहां पर यही मांग उठ रही है दोबारा से कि पहली जैसी भावना थी जिसमें इतिहास, राजनीतिक पहचान, संविधान, माओवादी आंदोलन, भारत चीज प्रथा और आर्थिक स्थिरता जैसे कई कारण जुड़े हुए हैं, तो इसको लेकर के चीजें नहीं हो पाई। बट द रियलिटी इज कि जैसे हम हिंदू राष्ट्र थे तो हम एकमात्र आधिकारिक हिंदू राष्ट्र जैसे हम हुआ करते थे, वैसे हम चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भारत हमारा जो नेपाल है वो हमारा हिंदू राष्ट्र बने। ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र का आगाज जो शुरू होता है वो 2008 से लोकतंत्र आपका आने को देखने को मिलता है, क्योंकि पहले तो राजशाही थी और राजशाही थी तो वैसा ही वो हिंदुओं वाला पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर चला आ रहा था। 240 साल से जो चली आ रही थी राजशाही वो इसी समय समाप्त होती है और यहीं से फिर वो हिंदू राष्ट्र वाला कॉन्सेप्ट भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भाई जब लोकतंत्र आ गया, संविधान आएगा, संविधान में सारे धर्मों को इक्वल राइट्स दे ही दिए जाते हैं। तो ये वाला मुद्दा था। 1 जून 2001 को नारायण हिटी पैलेस में एक पारिवारिक पार्टी रखी जाती है जिसमें राज परिवार के काफी सारे लोग शामिल होते हैं और इसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। दीपेंद्र वीर विक्रम शाह, इस पर जो गोलीबारी हुई थी और इनके घर में काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी और दीपेंद्र जो है उनकी भी डेथ हो गई, यानी कि पूरी फैमिली ही चली गई थी और चाचा ज्ञानेंद्र शाह बाद में यहाँ पर राजा बन गए थे। तो ये भी हमारी अनसुलझी कहानी और यहाँ का इतिहास है जो प्रॉपर यहीं से शुरू होता है, हमारा देखने को मिल जाता है। तो नेपाल में राजशाही बहाली की प्रमुख मांगे भी चल रही है कि भैया 2008 में जैसी राजशाही थी वैसी हो जानी चाहिए और जैसे 2008 के समय नेपाल हमारा हिंदू राष्ट्र था वैसे नेपाल बन जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द न्यूज जिसके
हम बात कर रहे थे, और ये वो झंझट प्रोटेस्ट है जो हमारा हाल के समय में हुआ था, जिसके बाद बालेन शाह आए थे। लेकिन दोबारा से बालेन शाह की अगर मैं बात करूं, पीएम मोदी ने काफी ज्यादा समर्थन दिया था, लेकिन बालेन शाह का रुख भी थोड़ा सा एंटी इंडिया होता हुआ दिखाई दिया। वापस से अब चीजें बेटर हो रही हैं, भारत और नेपाल के संबंध भी अच्छे हो रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली बालेन शाह इंडिया में विजिट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।